बेटा जी, इन दिस फर्स्ट क्वेश्चन देखिए रिसोर्सेज क्या होते हैं। हमने पढ़ा है रिसोर्सेज और इन इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज चार तरह के होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। अगर ये रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज को हम और क्या बोल सकते हैं? फैक्टर, या फिर इसको और हम क्या बोल सकते हैं? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन में काम हुए, जो प्रोडक्शन में यूज हुए, उसे हमने क्या नाम दिया? उसको हमने नाम दिया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का। यानी कि ये कैसे हैं? ये वो फैक्टर्स हैं जो कैसे हैं? प्रोडक्टिव। कैसे हैं बेटा? ये प्रोडक्टिव रिसोर्सेज हैं। अगर ये प्रोडक्शन में काम नहीं होते, अगर इनका यूज प्रोडक्शन में नहीं होता, तो इसको हम क्या बोलते? अनप्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज, इकोनॉमिक्स में रिसोर्सेज का मतलब क्या है? वो रिसोर्सेज जो प्रोडक्शन में काम आने वाले हैं। इट मींस प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। तो आंसर इज बी। क्लियर बेटा? क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर? इनमें से कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर नहीं है? इसका मतलब 3 पॉइंट इसमें से माइक्रो इकोनॉमिक्स के हैं। देखते हैं कौन कौन से हैं बेटा। पॉइंट नंबर 1, प्राइस ऑफ अ मैंगो। प्राइस ऑफ मैंगो, तो यहाँ पे बात कर रहे हैं प्राइस की। आपको याद होगा, आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस डिटर्मिनेशन। और हमने वहां पर ये भी पढ़ा था डिमांड और सप्लाई दोनों मिलकर प्राइस को डिटरमाइन करते हैं। और किसकी बात कर रहा है? अ मैंगो, एक की बात कर रहा है, यानी कि सिंगल गुड की बात कर रहा है, या फिर कह सकते हैं माइक्रो इकोनॉमिक की बात कर रहा है। माइक्रो एंड मैक्रो होते हैं ना। माइक्रो के अंदर क्या आता है? माइक्रो के अंदर एक तरफ आता है इंडिविजुअल, दूसरी तरफ क्या आता है? मार्केट। तो ये पहला पॉइंट किससे रिलेटेड है? इंडिविजुअल से, कि एक इंडिविजुअल गुड्स के प्राइस क्या है, राइट? सेकंड वन, कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग अ फायर ट्रक। तो एक बार फिर से वो कह रहा है कि एक ट्रक जो हमने खरीदा उसकी कॉस्ट क्या है। तो कॉस्ट चैप्टर हमने कहाँ पढ़ा हुआ है बेटा? एक बार फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। थर्ड वन, क्वांटिटी ऑफ मैंगोज प्रोड्यूस्ड फॉर अ मैंगोज मार्केट, यानी प्रोडक्शन की बात हो रही है। तो अगेन प्रोडक्शन चैप्टर, हमने प्रोडक्शन फंक्शन हमने कहाँ पढ़ा था? ये भी हमने पढ़ा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एंड लास्ट वन, व्हाट इज दिस? नेशनल इकोनॉमीज एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ। तो नेशनल इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो नेशनल इकोनॉमी का मतलब क्या हुआ? ये टॉपिक कहाँ का हो गया बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स का। ठीक है ना? मैक्रो इकोनॉमी से रिलेटेड ये पॉइंट हो गया। therefore which one is not related to microeconomics? and the answer is what? D. Question number 3, which of the following does not fall under macroeconomics? यानी कि 3 पॉइंट दिए हुए हैं इसके अंदर माइक्रो के, सॉरी मैक्रो इकोनॉमिक्स के, एक पॉइंट है माइक्रो का। तो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा माइक्रो का पॉइंट है। तो पहली बात ध्यान दीजिएगा बेटा, जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये क्वेश्चन, मैं अभी जो भी आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन सेट 1 के हैं। तो सेट 2 में ये क्वेश्चन कौन सा है? तो सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 33 है ये, राइट? तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट, क्या चीज मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर नहीं आती? तो देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है वैल्यू ऑफ रुपी एंड डॉलर। तो आपको याद होगा, आपने 12th क्लास में चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा था। कौन सा? फॉरेन एक्सचेंज रेट, राइट? इसका मतलब किससे रिलेटेड हो गया? ये मैक्रो इकोनॉमिक्स से। फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट, एक बार फिर आपने ये चैप्टर कहाँ पढ़ा था? बैलेंस ऑफ पेमेंट 12th क्लास के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। थर्ड वन, प्राइस फिक्सेशन बाय अ प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर प्राइस फिक्स कर रहा है, कहां करता था? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसका मतलब किससे रिलेटेड है ये पॉइंट? माइक्रो इकोनॉमिक्स से। लास्ट पॉइंट, लो सेविंग रेट्स इन द इकोनॉमी। तो सेविंग रेट, तो आप याद करिए, आपने एक चैप्टर पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, जहां पर हम बात करते थे सेविंग की। कहां पर था ये चैप्टर भी? अगेन मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमें मालूम चला इस तरह से कि
कौन सा पॉइंट है हमारा आंसर? अब आंसर है सी, यानी सी पॉइंट कौन सा है? वो जो प्राइस फिक्स कर रहा है कौन? प्रोड्यूसर। क्वेश्चन नंबर 4, एवरी साइंस हैज, तो आपने ये पॉइंट पढ़ा हुआ है पहले रिगार्डिंग आर्ट एंड साइंस। तो हमने पढ़ा था कि आर्ट का मतलब क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, कि जो नॉलेज आपने ली है वो अप्लाई करना। लेकिन साइंस क्या बताती है? साइंस बताती है हमें सिस्टमैटिक नॉलेज लेना, और फिर उस नॉलेज को, सिस्टमैटिक नॉलेज को अप्लाई करना। एप्लीकेबल वो भी कहां पर है? यूनिवर्सल एप्लीकेशन, यानी दुनिया में हर जगह एप्लीकेबल होती है साइंस। क्लियर? तो यहाँ पर है एवरी साइंस। साइंस क्या होती है? साइंस वो होती है जो सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, और यूनिवर्सल एप्लीकेशन दुनिया में हर जगह इस्तेमाल भी होती है। इसलिए इसका आंसर क्या है? आंसर इज सी। एंड सेट 2 में बेटा ये क्वेश्चन नंबर है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 5 सेट 1 का, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 ही है सेट 2 में। क्वेश्चन नंबर 5 ही है किसके अंदर? सेट 2 में भी। हाँ जी, क्वेश्चन सेम है जो अभी हमने किया था लास्ट क्वेश्चन, कि साइंस की एबिलिटी, साइंस में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले पहला पॉइंट क्या होता है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कि साइंस क्या है? एक सिस्टमैटिक तरीके से हमें नॉलेज देती है। दूसरा, ये यूनिवर्सली, कि यूनिवर्स में हर जगह, दूसरा पॉइंट, यूनिवर्स में हर जगह एप्लीकेबल है। साइंस हर जगह एक जैसे काम करती है। आपको याद होगा मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था एसिड वाला, कि एसिड गिरेगा तो चाहे इंडिया में, अमेरिका में, पाकिस्तान में, जहां भी एसिड गिरेगा वो हाथ जलाएगा। हाथ मतलब जिसके हाथ में, अगर हाथ में गिरेगा तो हाथ जलाएगा। ऐसे थर्ड पॉइंट, एबिलिटी टू फोरकास्ट। तो साइंस के बेस पर क्या होता है? हम बार बार एक चीज को बार बार जज करते हैं, बार बार उसको देखते हैं, तो हमें मालूम चलता है क्या, कि यानी कि हम इसके अंदर, साइंस के अंदर फोरकास्टिंग कर सकते हैं। क्योंकि जैसे कि एप्पल, न्यूटन के लॉ में क्या हुआ था? एप्पल गिरा, बार बार गिरा, तो एक लॉ ऑफ ग्रेविटी बना जो ये फोरकास्टिंग कर सकता है कि जब भी एप्पल गिरेगा नीचे ही गिरेगा। इसका मतलब, इसका थर्ड पॉइंट क्या है इसका बेटा? एबिलिटी टू फोरकास्ट, की साइंस फोरकास्टिंग की एबिलिटी भी रखता है, जिसकी वजह से आंसर क्या है बेटा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 31। सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 31। हाँ जी, तो देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में क्या बताया गया आपको, कि आपको याद होगा पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव साइंस। साइंस दो तरह की थी, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। इसको हम पॉजिटिव स्टेटमेंट और नॉर्मेटिव स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं। पॉजिटिव क्या था? व्हाट इज। एंड नॉर्मेटिव क्या था? व्हाट और टू बी, क्या होना चाहिए। तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि पॉजिटिव साइंस का मतलब क्या होता है? डिस्क्रिप्टिव। ये क्या करती है? डिस्क्राइब करती है, थिंग्स को डिस्क्राइब करती है। और दूसरी तरफ नॉर्मेटिव क्या करती है? ये प्रिस्क्रिप्टिव होती है। कैसे होती है? प्रिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्शन देती है, सॉल्यूशन बताती है। क्या बताती है? ये सॉल्यूशन बताती है। ये सॉल्यूशन नहीं बताती, ये वैल्यू जजमेंट, ये वैल्यू जजमेंट नहीं करती, ये वैल्यू जजमेंट करती है। राइट? तो आइए देखते हैं इसके अकॉर्डिंगली इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ जी, पॉइंट नंबर 1, एन एनालिसिस ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड क्वांटिटी परचेज्ड, यानी ये बता रही है किसके बारे में? ये बता रहा है लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड कम हो जाती है। राइट? यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशन क्या है, तो ये बता ही तो रहा है, ये हमें सजेशन थोड़ी नहीं दे रहा। राइट? ये हमें सजेशन नहीं दे रहा है। इसका मतलब पहला पॉइंट हमारा क्या है? पॉजिटिव साइंस का जो बता रहा है। पॉइंट नंबर 2, डिटरमाइनिंग हाउ मच इनकम। अब बता रहा है कि डिसाइड करो, डिटरमाइन करो कि कितनी इनकम लोगों को गारंटीड मिलनी चाहिए। तो ये क्या कह रहा है? ये वैल्यू जजमेंट सॉल्यूशन दे रहा है कि अगर इतनी इनकम लोगों को मिले तो लोगों की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। थर्ड वन, डिटरमाइनिंग द फेयर प्राइस ऑफ द गुड्स। गुड्स की प्राइस डिटरमाइन करो, सही प्राइस क्या है। तो ये क्या है? ये भी एक सॉल्यूशन जजमेंट दिया जा रहा है कि प्राइस गलत है, इसके सही प्राइस डिटरमाइन करो। ऐसे ही फोर्थ वन, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी, कि जो भी
आउटपुट यानी प्रोडक्शन हुआ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, या इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसे होना चाहिए। तो ये क्या है, सॉल्यूशन बता रहे हो, वैल्यू जजमेंट दे रहे हो कि ऐसे होना चाहिए। तो बेटा जी ये तीनों पॉइंट है बी, सी एंड डी, ये तीनों के तीनों किससे रिलेटेड है, नॉर्मेटिव से, और ये किससे रिलेटेड है, पॉजिटिव से। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 7 ही है, राइट। तो देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है बेटा। विच ऑफ दीज इज ट्रू इफ इकोनॉमिक्स इज कंसीडर्ड एज अ नॉर्मेटिव। अगर इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव है तो ऐसे में क्या। नॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है बेटा, सिंपल सा अगर हम समझें, जो क्या करता है, वैल्यू जजमेंट, यानी क्या देता है, सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा होता है। तो इनमें से कौन सा पॉइंट है जो सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, देखते हैं। एक्सप्लेन्स कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, तो ये बता रहा है कि व्हाट इज, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है। पॉइंट नंबर 2 इंक्लूड्स ह्यूमन बिहेवियर, तो ह्यूमन बिहेवियर, व्हाट इज द ह्यूमन बिहेवियर, उसकी स्टडी करो, अगेन पॉजिटिव। थर्ड वन मेक्स वेलफेयर प्रपोजिशन, यानी अब आप ये बताओ कि वेलफेयर कैसे होगा, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में आपको प्रपोजिशंस बनानी है, आपको आइडियाज और व्हाटएवर आपको कुछ करना है, क्या करना है, सजेशंस दिया जा रहा है यहाँ पर, क्या दे रहे हैं यहाँ पर हम, सजेशन। ऐसे लास्ट पॉइंट क्या है इसका, स्पेसिफाइज, हाँ सॉरी, तो ये कौन सा पॉइंट हुआ बेटा जी, तो ये हुआ हमारा नॉर्मेटिव, क्या हुआ ये, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स का पॉइंट हुआ, क्योंकि ये क्या दे रहा है हमें, सॉल्यूशन देने के लिए, यानी वैल्यू जजमेंट दे रहा है हमें, सॉल्यूशन बता रहा है। एंड लास्ट पॉइंट इज स्पेसिफाई व्हाट इज, तो व्हाट इज के बारे में कहाँ बात की जाती है, अगेन पॉजिटिव साइंस के अंदर। तो इसके हिसाब से बेटा कौन सा पॉइंट बना, आंसर इज सी, यानी कि सी क्या है, जो सॉल्यूशन के बारे में हमें बता रहा है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 सेट 2 में क्वेश्चन नंबर 23 है बेटा, दिस मेथड, सॉरी द मेथड टू ड्राइव इकोनॉमिक लॉ, इकोनॉमिक लॉ कैसे ड्राइव होते हैं, कैसे बनते हैं। तो इसको हम कहते हैं, यानी ये कौन सा टॉपिक है, ये मेथड ऑफ स्टडी, यानी इसके अंदर हम पढ़ते हैं मेथड ऑफ स्टडीज में इसको पढ़ा जाता है। और स्टडी करने के दो तरीके होते हैं, यानी लॉ बनाने के एक तरह से कह सकते हैं दो तरीके होते हैं। पहला होता है इंडक्टिव, दूसरा होता है डिडक्टिव। इसको बड़े सिंपल तरीके से समझते हैं बेटा, इसका मतलब क्या है। तो देखो ऐसा है कि हमें स्टार्टिंग पॉइंट एक लॉ मिला, छोटा सा लॉ मिला, हमने इस लॉ की स्टडी करने के लिए इसमें कुछ चीजें ऐड करनी शुरू कर दी, यानी इसको समझने के लिए डिटेल स्टडी करनी शुरू की, और हम कहाँ पहुंचे। तो ध्यान देना, हम थे कहाँ, हम पहले किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर थे, क्या बोल रहा हूं मैं इसको, पर्टिकुलर, और मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट में कहां से कहां पहुंचा, इससे मैं पहुंचा जनरल पर। पर्टिकुलर पॉइंट से मैं कहां पहुंचा हूं, जनरल पर। इसका मतलब अगर मैं ये कहूं कि अगर मेरे पास स्टडी करने के लिए जनरल दिया हुआ है, यानी जैसे कि लॉ ऑफ डिमांड के बारे में मैंने स्टडी की, तो लॉ ऑफ डिमांड कैसे बना, तो पहले जनरल चीजें साइंटिस्ट ने और इकोनॉमिस्ट ने स्टडी की होंगी, उसको कंक्लूड किया, तब जाके वो कहां लेकर आया उसको, पर्टिकुलर। यानी बेटा आप ध्यान दीजिएगा, दो तरह से स्टडी होती है। एक तरफ क्या हो रहा है, एक स्टडी में हम पर्टिकुलर से कहां जा रहे हैं, जनरल की तरफ, और एक स्टडी में जनरल से कहां जा रहे हैं हम, पर्टिकुलर की तरफ। तो इंडक्टिव एक हो गई, इंडक्टिव एक हो गई डिडक्टिव। तो इंडक्टिव क्या करती है, इंडक्टिव हमें पर्टिकुलर से जनरल पे ले जाती है, और डिडक्टिव हमें डिडक्ट यानी कि जनरल से पर्टिकुलर। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि जब हम लोग स्टडी करते हैं, हम जैसे कॉमन मैन, हम सब बच्चे जब स्टडी करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं, हमें पहले बताया जाता है कि जनरल लॉज क्या है, मतलब कैसे बने, और तब जाके हम पहुंचते हैं पर्टिकुलर। पर्टिकुलर क्या होता है, हमारा लॉ, लाइक। तो जनरल से स्टडी करके कहां पहुंचे, लॉ पर। ऐसे ही कई बार जैसे अब आप लोगों को क्या दिया जाता है, आपको दिया जाता है लॉ,
लॉ ऑफ डिमांड, ये क्या है, एक पर्टिकुलर चीज है। इसको पढ़ने के लिए आप क्या कर रहे हो, कौन सी स्टडी कर रहे हो, इंडक्टिव या डिडक्टिव? आप पढ़ रहे हो इंडक्टिव, कि आपको बताया गया लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए आप हर बात समझने की कोशिश कर रहे हो। तो स्टडी करने के दो तरीके हैं, या तो आपको कुछ भी कंक्लूजन नहीं पता तो आप कंक्लूजन निकालोगे, तो पूरा पढ़ोगे, कंक्लूजन निकालते निकालते एक लॉ दे दोगे छोटा सा, या फिर ऑलरेडी उसके ऊपर स्टडी हो चुकी है तो लॉ बन चुका है, उस लॉ को और एलोबरेट करोगे, बड़ा करोगे और उसको कहां लेकर आओगे, इन जनरल पर लेकर आओगे। क्लियर? तो स्टडी दोनों तरह से हो सकती है, एंड सॉरी ये टॉपिक मैंने आपको नहीं कराया था, क्लास में दोबारा कराऊंगा एक बार। एंड आंसर इज, तो स्टडी दोनों तरह से हो सकती है, मींस आंसर इज व्हाट, सी। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर सेम 9। तो देखिए इसके अंदर, द सेंट्रल प्रॉब्लम इन इकोनॉमिक्स इज दैट, क्या होती है आपको पता है, सेंट्रल प्रॉब्लम में क्या होता है, 3 तरह की प्रॉब्लम, पहली अलोकेशन, दूसरी अलोकेशन के अंदर 3 पॉइंट, व्हाट एंड हाउ मच, सेकंड वन हाउ टू प्रोड्यूस, थर्ड वन फॉर whom, फिर इसका फुलर यूटिलाइजेशन की प्रॉब्लम, और लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, थर्ड वन इज इकोनॉमिक ग्रोथ, कि हाउ टू अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। तो वैसे इनमें से कौन कौन सी प्रॉब्लम्स मेन जो होती हैं, जो सेंट्रल प्रॉब्लम में हम काउंट करते हैं, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन एंड फोर्थ वन, ठीक है ना, CA-CPT के कोर्स के अकॉर्डिंग हमारे। हाँ जी, तो इस पे कौन कौन से पॉइंट से देखते हैं। वो कह रहा है सेंट्रल प्रॉब्लम क्या है, तो पहला पॉइंट दिया हुआ है, कंपेयरिंग द सक्सेस ऑफ कमांड वर्सेस मार्केट इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी बेटा किसे कहते हैं, इसे कहते हैं सोशलिस्ट को, मार्केट इकोनॉमी किसे कहते हैं, कैपिटलिस्ट को। तो क्या सेंट्रल प्रॉब्लम के अंदर, क्या इसके अंदर कहीं भी हमें इन दोनों के बीच में कंपेयर बताया गया, नहीं, इसका मतलब पहला पॉइंट नहीं। दूसरा पॉइंट, गारंटिंग दैट प्रोडक्शन अकर्स इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर, कि इफेक्टिव तरीके से बिजनेस करो, इस बात की गारंटी करना। क्या ये मेथड, क्या प्रोडक्शन, सेंट्रल प्रॉब्लम इस बात की गारंटी करता है कि आप ऐसा करो, जी नहीं, ये बताता है कि ये प्रॉब्लम है, डिसाइड करो, चूज करो इनमें से आप कैसे काम करोगे, गारंटी नहीं देता। इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी सेंट्रल प्रॉब्लम का पार्ट नहीं है। थर्ड वन, गारंटिंग अ मिनिमम लेवल ऑफ इनकम, क्या ये इस बात की गारंटी कर सकता है कि कम से कम इतने रुपए आप कमाओगे, जी नहीं, ये इसको भी गारंटी नहीं कर सकता। लास्ट पॉइंट, अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, हाँ जी, ये रहा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, इन सच अ मैनर, इस तरह से, किस तरह से, यानी कि लेबर इंटेंसिव टेक्निक से या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से, इन सच अ मैनर दैट सोसाइटी इज अनलिमिटेड नीड्स और वांट्स आर सेटिस्फाइड एज वेल एज, राइट, यानी कि सोसाइटी पे क्या, फॉर हुम टू प्रोड्यूस, रिच और पुअर, किस तरह से प्रोड्यूस करें जिससे कि सोसाइटी की मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉब्लम दूर हो सके। क्वेश्चन नंबर 10 जो क्वेश्चन नंबर 10 जो सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 9। हाँ जी सर, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वुड गेट चूजन इन, किस तरह की इकोनॉमी के अंदर कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक एडॉप्ट की जाती है। तो ये बेटा, ये पॉइंट ऐसा है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, लोग बड़ा कंफ्यूज होते हैं कैसे, वो डेवलप्ड इकोनॉमी को ही कैपिटलिस्टिक यानी कि कैपिटल सरप्लस मानते हैं। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, पहली बात तो ऐसा आप आंसर देख रहे हो, आंसर इज बी, तो कईयों के दिमाग में होगा कि सर इसका आंसर ये भी तो हो सकता है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक डेवलप्ड इकोनॉमी चूज करती है। तो आइए समझते हैं कि इट मे बी कि इकोनॉमी चाहे डेवलप्ड हो या फिर डेवलपिंग हो, इन दोनों ही कंडीशन में हो सकता है कि वो या तो लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव, तो हो सकता है कि कोई भी इकोनॉमी, जिस इकोनॉमी में कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है उसे कहते हैं कैपिटल
सरप्लस इकोनॉमी, और वो इकोनॉमी जहां पर लेबर इंटेंसिव टेक्निक ज्यादा यूज होती है एज कंपेयर टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, उसे कहते हैं लेबर सरप्लस। अब इट मे बी कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यानी कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी कौन सी हो सकती है? तो इट मे बी कि ये डेवलपिंग इकोनॉमी हो, इट मे बी ये डेवलप्ड इकोनॉमी हो। सो इसे हम क्या बोलेंगे? आंसर इज व्हाट? कैपिटल। क्वेश्चन नंबर 11 जो सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 13। हाँ जी, प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स वर्सेस कंज्यूमर गुड्स रिलेट्स टू द प्रॉब्लम। किस तरह की प्रॉब्लम है? तो ये आप सभी जानते होंगे इस बारे में कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम थी उसके अंदर व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर दो तरह के गुड्स आते थे, कंज्यूमर गुड्स और प्रोड्यूसर गुड्स, राइट? तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स ये रहे, और प्रोड्यूसर गुड्स जो होते हैं, जो दो तरह के बताए थे मैंने आपको याद हो अगर हो तो, एक तरफ था रॉ मटेरियल, एक तरफ था यानी ये इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तरफ कैपिटल रॉ मटेरियल, दूसरी तरफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या था बेटा? इसका मतलब मशीनरी। तो हम कह रहे हैं कि ये कौन सा पॉइंट है? कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स कौन से टॉपिक से रिलेटेड है? व्हाट टू प्रोड्यूस। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बेटा सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 35, राइट? क्वेश्चन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन एंड शेयरिंग ऑफ नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि व्हाट इज नेशनल प्रोडक्ट को हम बोलते क्या है? नेशनल इनकम रिलेट्स टू द प्रॉब्लम। तो इनकम कौन सी सेंट्रल प्रॉब्लम जो हमने बोला तीन तरह की थी, व्हाट एंड हाउ टू प्रोड्यूस, तीसरी फॉर हुम, जहां से क्या निकल के आता है? रिच एंड पुअर। इसे बोलते क्या थे? इकोनॉमिक डिवाइड। क्या बोलते थे बेटा इसको? इकोनॉमिक डिवाइड। जो क्या बताता है? ये बताता है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम अगर ज्यादा, यानी अगर लोगों को ज्यादा पैसा मिलेगा, कब मिलेगा? जब वो प्रोडक्शन ज्यादा होगा। यानी रिच एंड पुअर का डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम बोलते क्या है? इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम किस चीज की प्रॉब्लम है? तो इस प्रॉब्लम की वजह से, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम की वजह से कौन सी प्रॉब्लम निकल के आती है? फॉर हुम टू प्रोड्यूस। सो आंसर इज फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्वेश्चन नंबर 13 जो कि सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 28। हाँ जी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज करेक्टराइज्ड बाय। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कौन कौन से फीचर्स होते हैं? फर्स्ट वन, प्राइवेट ओनरशिप। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर की ओनरशिप होती है रिसोर्सेज की। फ्रीडम ऑफ एंट्री। जी हाँ, कोई भी आदमी यहाँ पर बिजनेस करने के लिए एंट्री कर सकता है, क्योंकि यहाँ प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्रीडम है, गवर्नमेंट फ्री कर देती है इसको। जिसको आपको याद होगा हमने बात की थी कंज्यूमर सोवेनिटी, यानी कंज्यूमर यहाँ पर कैसा होता है? पावरफुल होता है। कंज्यूमर कैसा होता है? पावरफुल, यानी कि उसके डोले होते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर देख सुनना चाहता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर वही प्रोड्यूस करेगा जो पब्लिक को चाहिए, जो पब्लिक यानी कि कस्टमर यानी कंज्यूमर को चाहिए। तो कंज्यूमर सोवरेनिटी, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर सोवरेनिटी एग्जिस्ट करती है, यानी कंज्यूमर यहाँ पर क्या होता है? पावरफुल। व्हाट इज कंज्यूमर सोवरेनिटी इन सिंपल टर्म? कंज्यूमर कैसा है? पावरफुल। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में ये तीनों फीचर पाए जाते हैं, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। क्वेश्चन नंबर 1440 जो कि सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर अगेन वहां पर भी 14 ही है ये। हाँ जी, तो अ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको एक और नाम से जाना जाता है जो कि आप सबको पता होगा। हाँ जी, क्या कहते हैं उसको? फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट यानी फ्री है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन यहाँ पर नहीं है, कंज्यूमर सोवरेनिटी यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर देखिए कमांड इकोनॉमी, जिसको क्या बोलते हैं? सोशलिस्ट कहते हैं। फिर कंट्रोल्ड मार्केट इकोनॉमी, कंट्रोल्ड मार्केट भी है, कंट्रोल्ड भी है, तो इसको क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। और रेगुलेटेड मार्केट इकोनॉमी, ये भी क्या होती है? मिक्स्ड, राइट? ये दोनों क्या है? मिक्स्ड है, रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट। क्लियर?
तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि सेट 2 का है, क्वेश्चन नंबर 36। हाँ जी, तो विच टाइप ऑफ इकोनॉमी गिव्स राइज टू द मोस्ट एफिशिएंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बढ़िया अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किस इकोनॉमी में हो सकता है? तो एक बात तो क्लियर है, जहां प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेगा, जहां डिसीजन मेकिंग किसके पास होगी? प्राइवेट सेक्टर के पास, वो इकोनॉमी प्रॉपर तरीके से प्रॉफिट ओरिएंटेशन के लिए डिसीजंस ले सकती है। एंड कैपिटल resources, allocation of resources and capital in the standard माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। तो पहली बात तो हम जब भी इस चैप्टर की बात कर रहे होते हैं तो ये माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पे ही देखा जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सी इकोनॉमी के अंदर जो डिसीजंस होते हैं वो बहुत एफिशिएंट होते हैं। तो नो डाउट अगेन आंसर इज फर्स्ट वन, फ्री मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करती है और वो अलोकेशन को प्रॉपरली फुली यूटिलाइज करने की कोशिश करती है, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 1616 जो कि सेट 2 के अंदर है, क्वेश्चन नंबर 4। इन इंडिया एरियाज लाइक एटॉमिक एनर्जी एंड डिफेंस आर इन द हैंड, कौन? क्या प्राइवेट कंपनियां इसे बना सकती हैं? नहीं। क्या प्राइवेट के साथ मिलकर गवर्नमेंट बना रही है? नहीं। कौन बना रहा है? पब्लिक सेक्टर है, यानी इंडिया में इसे कौन जनरेट कर रहा है? पब्लिक सेक्टर। तो आंसर इज व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 17 जो कि सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 45। हाँ जी, इन ड्राइंग अ पीपीसी को ड्रॉ करते टाइम हमें किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है? तो याद करिए, हमने पढ़ा था, एक तो रिसोर्सेस में चेंज नहीं होने चाहिए, रिसोर्सेस कांस्टेंट होने चाहिए, और दूसरा टेक्नोलॉजी, ये भी कांस्टेंट होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं रिसोर्सेज कौन कौन से थे। लेबर, लैंड, कैपिटल एंड एंटरप्राइज। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, द सप्लाई ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ लेबर, यानी कि लेबर की सप्लाई और नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या आ रहा है? लैंड, राइट। तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं और जो भी लेबर है, इन दोनों की बात कर रहा है, कह रहा है कि इन दोनों में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है साहब, इसका मतलब रिसोर्सेज में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा, टेक्नोलॉजी या एजुकेशनल अटेनमेंट ऑफ द वर्कफोर्स की एजुकेशन, ध्यान दीजिएगा, वर्कफोर्स की एजुकेशन नहीं बढ़नी चाहिए। क्यों? अगर बढ़ी तो वो लेबर स्किल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्किल्ड। और अगर वो स्किल्ड हो गई तो ऐसे में वो ज्यादा अच्छा काम कर पाएगी और ग्रोथ, रिसोर्सेज की ग्रोथ कर पाएगी। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट कवर किए कि नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब लैंड, लैंड में ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, यानी कोई हमें नया प्लेनेट नहीं मिलना चाहिए हमारे इसमें। सेकंड वन, लेबर की सप्लाई ज्यादा, पॉपुलेशन ज्यादा, यानी प्रोडक्टिव लेबर ज्यादा इंक्रीज नहीं होनी चाहिए। वो लेबर एजुकेटेड भी नहीं होनी चाहिए, अगर वो एजुकेटेड हो गई तो क्या हो जाएगी? वो स्किल्ड लेबर हो जाएगी। ऐसे ही टेक्नोलॉजी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो बेटा जी, इसके अकॉर्डिंगली कितने पॉइंट्स निकल कर आए? बहुत सारे पॉइंट्स बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट हैं? आंसर इज सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी, इन दोनों में किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 बेटा जी, जो सेकंड सेट में है, क्वेश्चन नंबर 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3। हाँ जी, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, द पीपीसी डज नॉट गिव द डिजायरेबल पॉइंट प्रोडक्शन, इट ओनली इंडिकेट्स द पॉसिबल कॉम्बिनेशन। ये क्या बताता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन। हाँ जी, क्या बताता है ये पॉइंट क्या बताता है? पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? एक्स एंड वाई, यानी कितने गुड्स का कॉम्बिनेशन बताता है ये। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, कितने गुड्स? टू गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। सिर्फ पीपीसी ये बताता है कि एक्स इतना और वाई इतना आप प्रोड्यूस कर सकते हो, यानी दो गुड्स को कितना कितना प्रोड्यूस कर सकते हो। सो आंसर इज ए।
क्वेश्चन नंबर 19 जो सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 37। बेटा यहाँ पर है व्हेन एन इंडिफरेंस कर्व इज एल शेप्ड। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इंडिफरेंस कर्व होता है वो 3 तरह के गुड्स में अलग अलग बिहेव करता है। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले यहाँ पर रखूं नॉर्मल गुड्स, जो जिनका सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, जो कॉम्प्लीमेंट्री भी नहीं है। तो बेटा ऐसे गुड्स के ऊपर क्या लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग एम आर एस। और इसके लगने की वजह से ये कर्व कैसा होता है, कुछ इस तरह का, जो आपने पहले पढ़ा हुआ है। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं या जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं तो क्या होता है, तो इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। कैसे बन जाती है स्ट्रेट लाइन, क्योंकि यहाँ पर क्या लगता है, लॉ ऑफ कांस्टेंट एम आर एस, डिमिनिशिंग नहीं, क्या लगता है यहाँ पर, लॉ ऑफ कांस्टेंट एम आर एस लगता है, राइट। और जब हम बात करते हैं इसकी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, तो वहां पर कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पर स्टार्टिंग में पहले कुछ ऐसा फिर कुछ ऐसा, यानी कि कैसा, इसको बोलते हैं एल शेप। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में कैसा बनता है इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व कैसा बनता है, एल शेप बनता है। क्लियर। तो इसके अकॉर्डिंगली आपका कौन सा आंसर है, पहला पॉइंट है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, जी नहीं। दूसरा पॉइंट सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये भी नहीं। तीसरा परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, ये वो गुड्स हैं जो परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। यानी कैसे, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। फॉर एग्जांपल अगर मैं परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का एग्जांपल लूं तो शूज, लाइक राइट साइड का और लेफ्ट साइड का, इन दोनों शूज का पेयर होता है, तो दोनों आपस में क्या है, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री है। एक जूते के बिना आप दूसरा जूता नहीं पहनोगे। यानी ये तो हो नहीं सकता कि आप राइट साइड वाला शू पहनो लेफ्ट साइड वाला शू ना पहनो। तो इसकी वजह से परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स वो गुड्स होते हैं जहां पर कैसा होता है, ये शेप एल शेप। तो बेटा जी आंसर इज सी, परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री। क्वेश्चन नंबर 20 जो बेटा सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 49। सप्लाई कैन बी रेफर्ड एज, तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है, दोज गुड्स विच फर्म ऑफर फॉर सेल, जी हाँ, कंपनी यानी प्रोड्यूसर है वो गुड्स को ऑफर कर रहा है बेचने के लिए कि मैं इस प्राइस पे इतना सामान बेचने के लिए तैयार हूं। दूसरा पॉइंट अमाउंट ऑफ गुड्स फर्म सेल्स इन द मार्केट, नो। थर्ड पॉइंट अमाउंट ऑफ गुड्स ऑल पीपल वांट्स, जो उनकी डिमांड है, जी नहीं। नन ऑफ द अबव, नहीं। तो कौन सा पॉइंट बन रहा है, पहला पॉइंट दोज गुड्स विच फर्म्स ऑफर फॉर सेल, जो फर्म ऑफर कर रही है किस चीज के लिए, सेल करने के लिए। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 21 जो सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड कमोडिटीज, यानी कि आपने जो पढ़ा है पी आर से या फिर पी ओ भी पढ़ा हुआ है कई लोगों ने, कुछ किताबों में पी आर दिया होता है, कुछ किताबों में पी ओ, प्राइस ऑफ अदर गुड्स या प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर दो तरह के गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री और सब्स्टिट्यूट गुड्स आते हैं, राइट। तो कह रहा है कि आर नॉट अ डिटर्मिनेंट, तो क्या ये डिटर्मिनेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट सही है गलत, ऑब्वियसली गलत, यानी आंसर इज बी। लेकिन एक बार हम जरा समझ लेते हैं कि कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स होते हैं बेटा, वो पहला फर्स्ट वन प्राइस ऑफ दैट गुड, पॉइंट नंबर 2 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, जिसके अंदर दो तरह के गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री एंड सब्स्टिट्यूट। तीसरा प्राइस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अलावा पॉइंट नंबर 4 टेक्नोलॉजी। फिफ्थ वन गवर्नमेंट पॉलिसी, एंड ऐसे ही ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, यानी कि आपका
इंफ्रास्ट्रक्चर। राइट बेटा जी। क्वेश्चन नंबर 22 जो बेटा सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 24, ये कह रहा है सेट्रस पैरिबस लॉ ऑफ सप्लाई में किसे कहते हैं। तो अभी जस्ट इससे पिछले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहती है, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड या अदर कमोडिटीज, या फिर प्राइस ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, या फिर टेक्नोलॉजी। राइट, 6 पॉइंट अभी आपको लिखाए थे, फर्स्ट वन, सेकंड वन, थर्ड वन, फोर्थ वन, देन फिफ्थ वन इज गवर्नमेंट की पॉलिसी, एंड लास्ट वन इज जैसे अभी हमने कहा था ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। तो व्हाट इज सेट्रस पैरिबस का मतलब क्या होता है, दीज ऑल थिंग्स, जितने भी ये 5 पॉइंट्स हैं ये कैसे होने चाहिए, कांस्टेंट, व्हाट इज दिस कॉल्ड, इसे कहते हैं सेट्रस पैरिबस। राइट, तो इसके अकॉर्डिंगली क्या बोल रहा है ये, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, सही बात है। डिमांड रिमेन कांस्टेंट, पता नहीं सर, ऐसा तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं डिमांड के बारे में इसके अंदर। प्राइस रिमेन कांस्टेंट, उसके अपने प्राइस, नहीं सर ऐसा तो नहीं है, प्राइस तो चेंज हो सकते हैं। ऑल फैक्टर्स अदर देन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन कांस्टेंट, यानी अदर देन क्या बोल रहा है, अदर देन प्राइस, यानी प्राइस के अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं ये सारे सारे कांस्टेंट होने चाहिए। और जब भी प्राइस की वजह से सप्लाई में कोई चेंज आता है, यानी प्राइस के बढ़ने पर सप्लाई बढ़ती है, क्वांटिटी सप्लाइड, क्या बोलते हैं बेटा इसको, क्वांटिटी सप्लाइड। तो पॉइंट क्या है, ऑल द फैक्टर अदर देन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन कांस्टेंट, सब क्वांटिटी सप्लाई के ऊपर इनमें से किसी का कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो विच वन इज द आंसर, आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 23 बेटा, क्वेश्चन नंबर 23 जो कि सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 38। हाँ जी, क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, ध्यान दीजिएगा क्वांटिटी सप्लाइड है। तो जो हमारा चैप्टर था सप्लाई, उसके अंदर चेंज इन सप्लाई दो वजह से होता था, ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर्स। प्राइस की वजह से जब चेंज आता था तो उसको हम किस किस नाम से जानते थे, मूवमेंट, दूसरा इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, चेंज, यानी चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड। लेकिन अदर फैक्टर में जब होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं चेंज इन सप्लाई। क्लियर, ये बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है ये वाला पॉइंट, एक तरफ क्वांटिटी सप्लाइड है, एक तरफ से सप्लाई है। तो क्वांटिटी सप्लाइड मींस ड्यू टू चेंज इन प्राइस। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड अकर्स ड्यू टू, किसकी वजह से ऐसा होता है, तो आंसर इज ए, चेंज इन प्राइस की वजह से ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6, A decrease in supply of a product is caused by, डिक्रीज इन सप्लाई कह रहा है, अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि चेंज इन सप्लाई आइदर ड्यू टू चेंज इन प्राइस और ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर। इसका दूसरा नाम क्या था, चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड, इसका दूसरा नाम क्या था, चेंज इन सप्लाई। तो अदर फैक्टर्स की वजह से ऐसा होता है, क्या होता है, या तो अदर फैक्टर में चेंजेस आएगा तो सप्लाई बढ़ेगी या सप्लाई कम होगी। राइट, तो अदर फैक्टर में चेंजेस की वजह से क्या होता है, सप्लाई बढ़ती है या गिरती है। बढ़ती है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं इंक्रीज इन सप्लाई, और जब गिरती है तो उसे क्या बोलते हैं, डिक्रीज इन सप्लाई। राइट, तो पॉइंट क्या है, अ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट इज कॉज्ड बाय, यानी वो कह रहा है डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है क्यों, तो ड्यू टू ऑब्वियसली चेंज इन अदर फैक्टर्स। तो पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, टेक्नोलॉजी और फैशन चेंजेस, क्या हो गया, आउटडेटेड, तो आउटडेट हो जाएंगे तो डिमांड क्या, सप्लाई क्या हो जाएगी, डिक्रीज। दूसरा, इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स के प्राइस बढ़ गए, या इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन,
तो दीज ऑल आर द अदर फैक्टर्स, इनमें चेंज आया है जिसकी वजह से क्या हुआ, ऑल ऑफ द अबव, कि सारे के सारे रीजन किस चीज के हैं जिसकी वजह से डिक्रीज इन सप्लाई हुई। ओके बेटा, इसके अंदर थोड़ा सा आप इस पॉइंट पर थोड़ा और थोड़ा गहराई से भी कर सकते हो काम। किस पॉइंट पर, देखो ये वाला पॉइंट, जैसे कि यहां दिया है आउटडेटेड हो गई, इंक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन कॉस्ट, इन सब पे ध्यान देना है। ये नहीं कि मैं सिर्फ फैक्टर देख रहा हूँ कि अदर फैक्टर्स हैं, मैं ये भी देख रहा हूँ कि इनके प्राइस इंक्रीज हो रहे थे या डिक्रीज। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको इसे क्लियर कर दूं, देखिए यहाँ पर था आउटडेटेड था तो इसकी वजह से डिक्रीज, सप्लाई डिक्रीज हो गई। यहाँ पर इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी, प्रॉफिटेबिलिटी कम होगी तो सप्लाई कम कर देगा प्रोड्यूसर। इंक्रीज इन कॉस्ट, अगेन कॉस्ट बढ़ गई तो, कॉस्ट बढ़ गई तो प्रॉफिटेबिलिटी कम, प्रॉफिटेबिलिटी कम तो उसने सप्लाई क्या कर दी, डिक्रीज। क्लियर है बेटा जी? क्वेश्चन नंबर 25 जो कि सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 34। इसका आंसर तो ज्यादातर आप सब लोगों ने सही किया है। क्या है इसका आंसर? कितने रुपए पे? 4 रुपीज पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डिमांड बराबर क्या हो गई थी, सप्लाई। इसमें इस क्वेश्चन में आपको दिमाग लगाना नहीं था, ये तो बहुत ही फास्ट क्वेश्चन था, जो बच्चे फास्ट कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 26 सेट 2 में ये है क्वेश्चन नंबर 29। इफ द इंक्रीज इन डिमांड, भाई सीधी बात, इंक्रीज इन डिमांड क्यों होती है? ड्यू टू अदर फैक्टर, इज इक्वल्स टू इंक्रीज इन सप्लाई, अगेन क्यों होती है? अदर फैक्टर की वजह से। दोनों में चेंज आ रहा है बराबर बराबर, यानी कि डिमांड बढ़ी उतनी ही सप्लाई भी बढ़ी, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पर। तो देख लीजिए, ये रही डिमांड, ये रही सप्लाई, ये रहे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अगर दोनों बराबर बराबर बढ़ते हैं, अगर दोनों बराबर बराबर बढ़ते हैं तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम प्राइस में नो चेंज, लेकिन क्वांटिटी क्या हो जाएगी, EQ1 चेंज हो जाएगी। यानी कि इक्विलिब्रियम प्राइस में नो चेंज, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी क्या हुआ, इंक्रीज। तो विच वन इज द आंसर? आंसर इज सी, इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन द सेम बट क्वांटिटी इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 27 जो कि सेट 2 में दिया हुआ है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी, तो क्या है इसमें, देखो इफ डिक्रीज इन डिमांड, अगेन डिक्रीज इन डिमांड का मतलब अदर फैक्टर की वजह से, इज इक्वल्स टू डिक्रीज इन सप्लाई, अगेन अदर फैक्टर की वजह से, तो इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो वही सेम चीज जो भी हमने की थी, डिमांड एंड सप्लाई, ये रहे इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रहे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। डिमांड गिरी, डिमांड गिरी, पहले D1, सप्लाई उतनी ही गिरी S1। तो ऐसे में क्या हुआ, नो चेंज इन प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई, EQ1 डिक्रीज हो गई। तो यहाँ क्या पूछ रहा है ये, देन द इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या इफेक्ट आया, प्राइस के बारे में पूछ रहा है, तो डज नॉट चेंज, पॉइंट इज सी, यानी कि प्राइस में किसी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 28 जो सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25, which of the following situation does not lead to an increase in equilibrium price? तो आप में से कई बच्चे इस क्वेश्चन के टाइम पर क्या करते हैं, ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम उसे ड्रॉ करें। इसको डायरेक्ट कैसे करना है वो देखिए। ये डायरेक्ट आपको करना है एक्सेस सप्लाई और एक्सेस डिमांड वाले कॉन्सेप्ट से। इसका मतलब क्या हुआ सर जी? सर जी इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेस सप्लाई, याद करो एक्सेस सप्लाई का प्रेशर किस पे पड़ता है, एक्सेस सप्लाई का प्रेशर किस पे पड़ता है, मैंने आपको बताया था, जब सप्लाई ज्यादा होती है तो उसकी वजह से प्राइस क्या हो जाते हैं, डिक्रीज। ऐसे ही एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज्यादा होती है तो प्रेशर किस पे पड़ता है, प्राइस पर, प्राइस क्या हो जाते हैं, इंक्रीज। तो ये पॉइंट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज नॉट लीड, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके अंदर इंक्रीज इन क्वांटिटी प्राइस यानी इक्विलिब्रियम प्राइस इंक्रीज नहीं हो रहे हैं।
इंक्रीज नहीं हो रहे हैं इनमें से किसकी वजह से? तो एक्सेस डिमांड की वजह से इंक्रीज होता है, एक्सेस सप्लाई की वजह से डिक्रीज होता है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहली बात तो इसके अंदर हमें सिर्फ यही जज करना है कि इसके अंदर कि कहां पर एक्सेस डिमांड है, कहां एक्सेस सप्लाई है। आइए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड बढ़ी विदाउट चेंज इन सप्लाई, सप्लाई में कोई चेंज नहीं आया। तो डिमांड बढ़ी तो क्या हो गया? एक्सेस डिमांड हो गया। एक्सेस डिमांड है तो क्या होगा? प्राइस बढ़ेंगे, राइट। पॉइंट नंबर 2, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हुई और इंक्रीज इन डिमांड, अगेन यहां भी क्या आ गया? एक्सेस डिमांड, क्योंकि सप्लाई तो कम हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो डिमांड ज्यादा बढ़ी तो उसे क्या बोलेंगे? एक्सेस डिमांड। थर्ड वन, डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई गिर रही है विदाउट चेंज इन डिमांड, यानी डिमांड में कोई चेंज नहीं आया, सप्लाई गिर गई, तो अभी भी एक्सेस क्या हो गई? डिमांड। यानी इन तीनों ही केसेस के अंदर प्राइस क्या हो रहा है? इंक्रीज, क्योंकि एक्सेस डिमांड है। एंड फाइनली लास्ट केस बचा, जो कि इसका आंसर है क्या? इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई बढ़ी और डिमांड कम हो गई, तो ये क्या हो गया? एक्सेस सप्लाई। तो एक्सेस सप्लाई जब होती है तो प्राइस क्या होते हैं? गिर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन भी क्या है? इनमें से किसकी वजह से प्राइस नहीं बढ़ रहे? तो पॉइंट इज डी, इस पॉइंट की वजह से प्राइस नहीं बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 29 जो दिया हुआ है सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 32, इफ द डिमांड ऑफ द कमोडिटी इज परफेक्टली इलास्टिक, कैसे बनती है बेटा जी परफेक्टली इलास्टिक? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड ऐसी बनती है, राइट। और डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हुई, तो आपको याद होगा हमने बताया था कि सप्लाई को सप्लाई को इन जनरल रखते हैं। तो सप्लाई इन जनरल रखेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगी, ये होगी डिमांड, ये होगी सप्लाई। ऐसे में वो बोल क्या रहा है? डिक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई डिक्रीज हो गई, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है? तो इसका इफेक्ट ये पड़ने वाला है कि प्राइस में नो चेंज और क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा? क्यू से Q1 यानी क्वांटिटी हो जाएगी डिक्रीज और प्राइस में क्या होगा? नो चेंज। तो विच वन इज द आंसर? आंसर इज सी, डिक्रीज इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज होनी है और इक्विलिब्रियम प्राइस रिमेन कांस्टेंट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3030 जो है सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन डिमांड, इनमें से क्या डिमांड के लिए इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है? तो ऑब्वियसली पहली बात तो सारे के सारे ही हैं, ऑल ऑफ द अबव इज द आंसर। देखिए क्या क्या है? एबिलिटी टू बाय, यानी आपके पास पैसा होना चाहिए बाय करने के लिए। एबिलिटी यानी यू शुड बी एबल, आपके पास पैसा नहीं है तो आप डिमांड नहीं कर सकते हो। विलिंगनेस, पैसा तो है लेकिन देना नहीं चाहते, नहीं, विलिंगनेस भी होनी चाहिए कि यू आर रेडी टू पे। थर्ड वन, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, और उस समय मार्केट में वो प्रोडक्ट भी होना चाहिए। यानी कि तीन चीज हो गई कि पहला पॉइंट एबिलिटी भी है, यानी पैसा आपके पास होना चाहिए, विलिंगनेस खर्च करने का मन होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट भी बाजार में होना चाहिए। कौन कहता है ये? डिमांड। क्वेश्चन नंबर 31, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 31 जो कि दूसरे सेट का सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 22, डैश आर गुड्स विच कंज्यूम्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, क्या होता है बेटा? सबको पता होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं ऐसे गुड्स को। क्या कहते हैं? सब्स्टिट्यूट गुड्स, यानी आंसर इज व्हाट? डी, जिसको हम एक दूसरे की जगह यूज कर सकते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 जो दिया हुआ है सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 47, इफ x and y are substitute goods then the price of x and the demand of y are, इन दोनों का रिलेशन कैसा है? डायरेक्ट रिलेशन, इनडायरेक्ट रिलेशन, प्रोपोर्शनलिटी रिलेटेड, या एनी ऑफ द, ये तो मतलब ही नहीं होता बनने का। हाँ जी, तो इनमें से कैसा रिलेशन है? तो एक बार देख लेते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब लाइक टी एंड कॉफी, जिसको कि हम यहाँ पर x ले लेते हैं, यहाँ y ले लेते हैं, इसके प्राइस क्वांटिटी, इसके प्राइस क्वांटिटी। आप याद करिए हमने ऐसा पढ़ा था कि अगर चाय के प्राइस बढ़ जाएं तो ऐसे में क्या होगा? ऐसे में जो वो लोग जो चाय पीते हैं वो क्या देखेंगे कि अब कॉफी चाय के कंपेयर में सस्ती हो गई है, तो वो चाय की डिमांड कम कर देंगे और चाय की जगह क्या पीना शुरू कर देंगे? कॉफी। तो ये बताओ इसके प्राइस और इसकी डिमांड का क्या रिलेशन हुआ? कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन,
कैसा रिलेशन है बेटा? पॉजिटिव। पॉजिटिव रिलेशन को क्या बोलते हैं? डायरेक्ट रिलेशन। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट। यानी आंसर इज ए, डायरेक्टली रिलेटेड। दोनों सेम प्रोपोर्शन, सेम साइड की तरफ, सेम डायरेक्शन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 जो सेट 2 में दिया हुआ है बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 41। वाइल ड्राइंग द डिमांड कर्व, जब हम बनाएंगे, द चेंज टेक्स प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स, इनमें से कौन से फैक्टर से चेंज डिमांड पर आएगा? सप्लाई ऑफ अ प्रोडक्ट, इसके बारे में हमने नहीं पढ़ा। प्रोडक्ट की सप्लाई से डिमांड के ऊपर, डिमांड कर्व पे कोई चेंज नहीं आता। किस पे चेंज आता है? प्राइस पे चेंज आता है, राइट। सेकंड वन, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की क्वालिटी, ये भी हमने नहीं पढ़ी फैक्टर्स के अंदर। यानी हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स जो डिटरमाइन करते हैं किसको? डिमांड को। ऐसे ही फोर्थ वन क्या दिया हुआ है? टेक्नोलॉजी यूज्ड, जो ऑलरेडी यूज कर रहे हैं। तो जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये भी इसका डिटर्मिनेंट नहीं है। फाइनली विच वन इज द डिटर्मिनेंट? प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। यानी एक ही पॉइंट दिया हुआ है, प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, एंड दिस इज व्हाट द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। यानी आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 46। हाँ जी, इस क्वेश्चन में क्या है देखते हैं। इफ रिगार्डलेस ऑफ चेंज इन इट्स प्राइस द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट इज अनचेंज। वो कह रहा है डिमांड अनचेंज्ड है, ऐसी तो होती है। इसे क्या कहते हैं? परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। ये कैसी है? वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो डिमांड कर्व ऑफ द प्रोडक्ट विल बी कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल होगा, या पॉजिटिवली रिलेटेड होगा? किसे कहते हैं पॉजिटिवली रिलेटेड? दिस इज व्हाट कॉल्ड पॉजिटिवली रिलेटेड। या नेगेटिवली स्लोप्ड होगा, यानी ऐसे होगा, पॉजिटिवली, नेगेटिवली, इसे बोलते हैं वर्टिकल, और इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे बोलते हैं हॉरिजॉन्टल, राइट। तो इसके हिसाब से विच वन, कौन सा है? अगर डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डिमांड कर्व कैसा होगा? वर्टिकल। मींस आंसर इज व्हाट? बी। क्वेश्चन नंबर 35 जो सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 17। द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट टेक्स प्लेस ड्यू टू चेंज इन। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किस में चेंज आने की वजह से होता है? इनकम ऑफ द कंज्यूमर? जी नहीं। सब्सटीट्यूशन, नाम भी दिखाई दे रहा है सब्सटीट्यूट। एक सब्सटीट्यूट में कोई प्राइस में चेंज आएगा, उसका इफेक्ट दूसरे गुड्स पे पड़ रहा है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी? नो। रिलेटिव प्राइस? यस, इट मे बी सब्सटीट्यूट, इट मे बी कॉम्प्लीमेंट्री। तो रिलेटिव गुड्स पे के प्राइस जब चेंज होते हैं तो उसकी वजह से दूसरे गुड्स की डिमांड में जो चेंज आता है उसे कहते हैं क्या? उसे कहते हैं सब्सटीट्यूट इफेक्ट। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 36 जो दिया हुआ है सेट 2 में, क्वेश्चन नंबर 19। हाँ जी बेटा जी, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट को सबसे अच्छी तरह से कौन डिस्क्राइब कर सकता है? इनमें से कौन सा पॉइंट? तो एक बार मैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट यहाँ पे डाल दूं। ये किसमें सब्सटीट्यूट दिखाई दे रहा है? सब्सटीट्यूट का मतलब मैं यहाँ पर लेकर आ गया टी एंड कॉफी, और इसके एग्जाम्पल के हिसाब से ही मैं यहाँ पर रख देता हूँ कुछ। इसकी प्राइस क्वांटिटी, इसके प्राइस क्वांटिटी। तो चाय के प्राइस बड़े थे जो अभी हमने एग्जाम्पल पढ़ा था, तो इसकी डिमांड कम हो गई क्योंकि कॉफी कंपेरेटिवली सस्ती लोगों को लग रही थी। कॉफी लोगों को कंपेरेटिवली सस्ती लग रही थी जिसकी वजह से लोगों ने कॉफी की डिमांड बढ़ा दी, इसकी डिमांड कम करके। यानी इनएक्सपेंसिव क्या लग रही थी उसको? कॉफी। तो बेटा जी जैसा कि आंसर दिया हुआ है सी। व्हेन द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस, जब किसी प्रोडक्ट के प्राइस बढ़ते हैं, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट राइजेस, consumers tends to substitute it with relatively expensive product। वो क्या करता है? जो relatively inexpensive प्रोडक्ट है, जो कम उसे लग रहा है कि सस्ता है। तो अभी आप बोलोगे सर कॉफी सस्ती नहीं, चाय के प्राइस बढ़ने की वजह से अब कॉफी उसको कंपेरेटिवली सस्ती लग रही है। वो सोच रहा है कि मैं इतना ज्यादा पैसा चाय को दूंगा, इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ? कॉफी पी लेता हूँ। तो विच वन इज द बेस्ट आंसर? सी इज द बेस्ट आंसर। एक बार हम इसके बाकी पॉइंट्स भी समझ लेते हैं बेटा जी। देखिए, व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज,
यहाँ भी व्हेन प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट राइज, हमारे आंसर वाले के अंदर भी क्या था, राइज था, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, प्रोडक्ट, पहले फॉल्स को बाद में देखते हैं। फिर दूसरा क्या था, कंज्यूमर स्टॉप कर देता है कंज्यूमिंग, हाँ स्टॉप तो कर देता है, पहला पॉइंट भी सही था, लेकिन वो शिफ्ट करता है, ये इसमें नहीं बताया गया, इसलिए क्या हो गया, गलत। दूसरा, कंज्यूमर टेंड्स टू सब्सटीट्यूट इट विद रिलेटिवली एक्सपेंसिव गुड्स पे जाएगा, क्या वो एक्सपेंसिव गुड्स पे जा रहा है, नहीं, वो किस पे जा रहा है, वो जा रहा है इन एक्सपेंसिव, जो कंपेरेटिवली चाय के कंपेयर में इन एक्सपेंसिव उसको लग रहे हैं। थर्ड वन, मैं दोनों बातें एक साथ बोल दी गई कि वो क्या करेगा, सब्सटीट्यूट क्या करेगा, वो इन एक्सपेंसिव गुड्स की तरफ मूव कर जाएगा प्राइस के बढ़ने पर। लास्ट पॉइंट क्या था बेटा, व्हेन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फॉल्स, अगर इसका हम अपोजिट कर दें कि अगर प्राइस क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो कंज्यूमर टेंड्स टू, भाई नो डाउट ये सस्ता मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है तो क्या करेगा, इसको वो ज्यादा परचेज करेगा ना, इसको क्या करेगा, ज्यादा परचेज करेगा। तो जब ज्यादा परचेज करेगा तो क्या वो दूसरे गुड्स को खरीद पाएगा, नहीं, क्योंकि ये इनएक्सपेंसिव नहीं रहे, कैसे हो गए, एक्सपेंसिव हो गए, कैसे हो गए ये, एक्सपेंसिव, क्योंकि ये बहुत सस्ता हो गया ये, राइट। तो डी वाला पॉइंट भी नहीं होगा, तो आंसर इज योर सी। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 37 जो सेकंड सेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 39, when ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूज, लगातार उसे यूज करने की वजह से कुछ गुड्स ऐसे होते हैं, हैव बिकम नेसेसिटी ऑफ लाइफ, लगातार यूज करने की वजह से वो लाइफ की नेसेसिटी बन जाते हैं, एंड दे आर रेफर्ड, क्या बोलते हैं उसको, नॉर्मल गुड्स नहीं, क्योंकि वो आदत तो नहीं बनते, डिफरेंट गुड्स नहीं, दो दिए हुए कॉन्स्पिशियस गुड्स एंड कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, तो उसे क्या बोलते हैं, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। तो हम एक तरह से कह सकते हैं जितने भी लग्जरी गुड्स होते हैं, जो कि आजकल हम, जैसे एसी हो गया, आजकल एसी हम सभी की नेसेसिटी बन गई है कि उसके बिना हमें नींद नहीं आती, तो वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं, तो आंसर इज सी, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी। क्वेश्चन नंबर 38 जो सेकंड सेट पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 16, ये कह रहा है एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। तो फिर से वापस आते हैं चेंज इन डिमांड वाले चैप्टर पे, ड्यू टू चेंज इन प्राइस, ड्यू टू चेंज इन अदर फैक्टर, प्राइस में चेंज होने की वजह से उसे क्या बोलते हैं, मूवमेंट, या फिर उसे क्या बोलते हैं, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, अदर फैक्टर की वजह से क्या बोलते हैं, चेंज इन डिमांड, या फिर शिफ्टिंग। अब ये दो तरह से हो सकता है, या तो इसे बोलेंगे इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या फिर बोलेंगे डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड को बोलते हैं एक्सपेंशन, डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन। एंड योर क्वेश्चन इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या हुआ इसकी वजह से, इंक्रीज, तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 39 जो क्वेश्चन नंबर सेट 2 में होगा, ये क्वेश्चन नंबर 43, इंक्रीज इन डिमांड इज कॉज्ड बाय, तो ऑब्वियसली आप सबको ये पता है किसकी वजह से होती है, बेसिकली इंक्रीज इन डिमांड, हम क्वांटिटी डिमांड नहीं बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंक्रीज इन डिमांड। तो फिर से चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस, ड्यू टू अदर फैक्टर, इसकी वजह से चेंज आता है तो उसे बोलते हैं चेंज इन डिमांड। जब प्राइस की वजह से चेंज आता है तो उसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या होता है बेटा, इसके दो पॉइंट होते हैं, एक तो इसको कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड, दूसरे को कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो क्वेश्चन क्या है हमारा कि इंक्रीज इन डिमांड, डिमांड इंक्रीज किसकी वजह से होती है, ऑब्वियसली अदर फैक्टर की वजह से। तो वो क्या है, अदर फैक्टर की कौन कौन से देखते हैं। पहला पॉइंट, चेंज इन बायर प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होगी, फेवर में चेंज हुई है, राइट, फेवर में चेंज हुई है, फेवरेबल है तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। दूसरा, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम टू द कंज्यूमर्स फॉर, सॉरी, हु फेवर दिस कमोडिटी, तो ये उसके फेवर में चली गई, जो फेवर करता था उसके पास ज्यादा पैसा आ गया तो उसने डिमांड बढ़ा दी। ऐसे ही इंक्रीज इन पॉपुलेशन, जी हाँ, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, ऑल ऑफ द अबव, एंड फाइनली आंसर इज व्हाट, ऑल ऑफ द अबव।
क्वेश्चन नंबर 40 जो सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 27, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर एडिक्टिव, यानी कि भाई जो लोग जिनकी आदत बन चुकी होती है, हैबिचुअल हो चुके हैं, लाइक सिगरेट एंड अल्कोहल। तो आपको एक बार फिर मैं कुछ दिखा दूं जो मैंने आपको पहले बताया था। हाँ जी, आई होप कि आप सबको ये याद होगा। ये किस पे था बेटा? कॉन्स्पिशियस। ये किस पे था? गिफिन। ये किस पे था? इंफीरियर। ये किस पे रखा था हमने? नॉर्मल। ये किस पे रखा था? नेसेसिटी। राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली, हाँ जी, इसके अकॉर्डिंगली आइए देखते हैं। वो कह रहा है हम हैबिचुअल हैं जिस गुड्स को लेकर, जिसकी डिमांड हम चेंज नहीं करने वाले हैं, लाइक द सिगरेट एंड द अल्कोहल, जिसकी डिमांड, प्राइस इलास्टिसिटी कैसी होती है इसकी? ग्रेटर देन 1 होती है क्या? ये रही ग्रेटर देन 1। क्या ईडी, सॉरी, ये ईडी इज ग्रेटर देन 1, क्या ये होती है? नहीं। लेस देन 1, इंफिनिटी, इंफिनिटी होती है? नहीं। सॉरी, 1 होती है? नहीं। क्या बचा? क्या दे रहा है हमें? लेस देन 1, यानी कि इंफीरियर गुड्स वाली। हाँ जी, अब ये बोल रहे हैं इंफीरियर गुड्स। जी हाँ, इंफीरियर गुड्स की भी ऐसी होती है। बाकी ये इंफीरियर गुड्स नहीं है, लेकिन जिस गुड्स को लेकर कंज्यूमर हैबिचुअल होता है, उसकी इलास्टिक कैसी होती है, इलास्टिसिटी कैसी होती है, उसे कहते हैं इन इलास्टिक, जिसका मतलब क्या होता है? ईडी इज लेस देन 1। क्लियर? तो इसको हम इन इलास्टिक भी कह सकते हैं। कैसी है डिमांड्स की? इन इलास्टिक। क्वेश्चन नंबर 41 जो सेट 2 में है, क्वेश्चन नंबर 10, when quantity demanded changes by large percentage, यानी कि डिमांड बढ़ी लाइक 20% बाय लार्ज परसेंटेज, देन प्राइस, भाई प्राइस कम हुए होंगे कितना परसेंट? लाइक 2%। तो डिमांड ज्यादा बढ़ी प्राइस से कंपेयर पे और लार्ज परसेंटेज में बढ़ी है, तो उसको हम बोलते क्या है? तो जब भी हम बात आती है इलास्टिक और इलास्टिक की, तो हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक बोलेंगे या फिर इन इलास्टिक। फिलहाल यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट दिए हैं फिर से देखते हैं हम इसको। पहला पॉइंट, क्या ये इनइलास्टिक है? यानी कि क्या ये है? नहीं, क्योंकि यहां पर ज्यादा इलास्टिक हो रही है, चेंज ज्यादा हो रही है। दूसरा, परफेक्टली, परफेक्टली इलास्टिक, क्या परफेक्टली इलास्टिक है? या परफेक्टली, डी पॉइंट, परफेक्टली इनइलास्टिक है? या फिर क्या है? इलास्टिक। तो आपको याद होगा जब भी मैंने कहा आपको, जब भी क्वेश्चन आते हैं तो ज्यादातर उसका आंसर क्या होता है? इलास्टिक, इनइलास्टिक। तो क्या होगा इसका आंसर? इलास्टिक, क्योंकि डिमांड प्राइस के कंपेयर में चेंज हो रही है, प्राइस के कंपेयर में ज्यादा चेंज हो रही है, तो उसे क्या बोलेंगे? परफेक्टली, सॉरी, क्या बोलेंगे? सिर्फ इलास्टिक। तो आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 43 बेटा, ये सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ पॉइंट ऑन अ डिमांड कर्व ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइज ऑन एक्स एक्सिस। तो देखिए, y एक्सिस एंड x एक्सिस। तो हम कह रहे हैं यहाँ पर, इफ अ पॉइंट ऑन डिमांड कर्व ऑफ एनी प्रोडक्ट लाइज ऑन y एक्सिस पर अगर कोई आता है, देन द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ दैट पॉइंट विल बी, क्या बोलेंगे उसको? ईडी, क्या? इनफाइनाइट, यानी आंसर इज ए। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 44 जो सेकंड सेट पे है, क्वेश्चन नंबर 18, अंडर टोटल आउटले मेथड यानी एक्सपेंडिचर मेथड इसे कहते हैं, इफ एज अ रिजल्ट ऑफ डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस के डिक्रीज होने पर, तो याद करिएगा प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी बराबर एक्सपेंडिचर, ऐसे ही होता था। अगर इन दोनों के बीच में कैसा नो रिलेशन है, नो रिलेशन, तो उसे बोलते थे क्या?
ईडी बराबर 1। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो उसे बोलते थे ईडी ग्रेटर देन 1। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो उसे बोलते थे ईडी लेस देन 1, राइट। तो इसके अकॉर्डिंगली देखते हैं कैसा रिलेशन बन रहा है। रिजल्ट ऑफ द डिक्रीज इन द प्राइस, अगर प्राइस कम हो जाए लाइक 100 से हो गए 50, द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ दैट प्रोडक्ट डिक्रीजेस, वो कह रहा है कि प्राइस के कम होने पर एक्सपेंडिचर भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब दोनों का रिलेशन कैसा है, ऑब्वियसली दोनों का रिलेशन है पॉजिटिव रिलेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन में क्या होता है, ये क्या बोलेंगे बेटा इसको, लेस देन 1, यानी कि पॉइंट नंबर सी, लेस देन यूनिटी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 45 जो सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, इफ x and y are substitute goods, again just like a tea and coffee, इसको x ले लेता हूँ, इसको y मान लेता हूँ, इसके प्राइस इसकी क्वांटिटी, इसके प्राइस इसकी क्वांटिटी, इन दोनों का रिलेशन नहीं देखते हैं। हाँ जी, इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ x, अगर x के प्राइस बढ़ जाए तो क्या होने वाला है, तो जैसे कि आंसर देख लेते हैं पहले, डी यानी डिक्रीज इन x, ऑब्वियसली इसकी डिमांड कम होगी और वो आदमी कहाँ मूव करने वाला है, यहाँ पर, यानी इंक्रीज इन, तो डिक्रीज x की डिमांड ऑफ x विल डिक्रीज एंड डिमांड ऑफ y विल इंक्रीज। क्लियर है, x की डिमांड कम हो जाएगी, y की डिमांड बढ़ जाएगी। क्लियर। तो कौन सा पॉइंट है बेटा, ये पॉइंट नंबर ए। बाकी पॉइंटों की भी एक बार स्टडी करके देख लेते हैं हम। बाकी पॉइंटों में क्या बोल रहा है, लाइक डिमांड ऑफ x विल इंक्रीज, भाई डिमांड क्या इसकी बढ़ेगी, क्या इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, इसकी डिमांड बढ़ेगी ऐसा होने से, जी नहीं। डिमांड ऑफ y विल डिक्रीज, क्या इसकी डिक्रीज होगी, जी नहीं, ये भी नहीं होगा। फिर डिमांड ऑफ x एंड y विल, दोनों की इंक्रीज होगी क्या, जी नहीं, एक की डिक्रीज होगी दूसरे की इंक्रीज होगी। ऐसे डिमांड ऑफ एक्स वाई दोनों की डिक्रीज होगी, जी नहीं। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बेटा सेट 2 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 48। हाँ जी, तो द डिमांड ऑफ द कमोडिटी डिपेंड्स अपॉन द मनी इनकम ऑफ द हाउस होल्ड, क्या सिर्फ मनी इनकम के ऊपर डिपेंड करती है उसकी डिमांड, तो नो, हमें पता है बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं। तो ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स, जी नहीं, मनी इनकम पे डिपेंड नहीं करती है, इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अदर फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 47 जो सेट 2 में दिया हुआ है हमें, क्वेश्चन नंबर 26। हाँ जी, द गिवन इफेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ इंफीरियर गुड्स was observed in the case of, किस केस में, तो क्या है, आंसर इज ब्रेड एंड मीट। इस एग्जांपल के साथ इससे स्टार्ट किया गया था, इस बारे में हमने डिस्कशन किया था क्लास में। क्वेश्चन नंबर 48 जो आपके सेकंड सेट में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 20, इफ इनकम लेवल इंक्रीजेस, अगर इनकम बढ़ती है, एंड द डिमांड ऑफ गुड्स इंक्रीजेस, डिमांड भी बढ़ती है, बट लेस देन, यानी कि इनकम ज़्यादा बढ़ती है एज कंपेयर टू दिस, तो इसे क्या कहेंगे, इलास्टिक या इन इलास्टिक, तो नो डाउट सर इसको तो हम इलास्टिक बोलेंगे, सॉरी लेस देन है, इसको हम इन इलास्टिक बोलेंगे। इसको समझने के लिए मैं आपको इससे कुछ अलग तरीके से समझाता हूं, जो मैंने पहले डिमांड में समझाया था, इस तरह से आपको एक चीज देखिए, हाँ जी, ये बताइए बेटा जी, इसे मैं क्या बोलूंगा, इसे मैं इनकम इलास्टिसिटी क्या है, बराबर 1। इसे क्या बोलूंगा, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, ग्रेटर देन 1। इसे मैं क्या बोलूंगा, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 1। इसे मैं क्या बोलूंगा, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, 0। और इसको मैं क्या बोलूंगा, इनकम इलास्टिसिटी क्या है, लेस देन 0, राइट। अब हाँ जी, तो
इसको मैं बोल रहा हूं इलास्टिक। ये क्या होगी बेटा? इलास्टिक, यूनिटी इलास्टिक, इन इलास्टिक, जीरो, लेस देन जीरो। तो ये किस तरह के गुड्स में पाए जाते हैं? तो देखिए सबसे पहले ये किस गुड्स के अंदर ऐसा होता है? लग्जरी गुड्स की इलास्टिसिटी कैसी होती है? इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? इलास्टिक। क्लियर? EI बराबर 1, ये कौन से गुड्स में पाया जाता है? नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स में इनकम इलास्टिसिटी कैसी होती है? बराबर 1। फिर यहां से लेकर यहां तक, यानी कि लेस देन 1 से लेकर बराबर 0 तक, इस बीच में ये कौन से गुड्स पाए जाते हैं? इन्हें कहते हैं नेसेसरी गुड्स। और ध्यान दीजिएगा, यहां रिलेशन था पॉजिटिव इनकम का क्वांटिटी से, यहां रिलेशन था पॉजिटिव, यहां रिलेशन था पॉजिटिव, यहां था एक तरह से कह सकते हैं नो रिलेशन। लेकिन इस पॉइंट पर क्या दिखाई दे रहा है हमें? नेगेटिव रिलेशन। यानी जब इनकम और क्वांटिटी का रिलेशन नेगेटिव होता है तो उसे हम क्या मानते हैं? हाँ जी, कैसा होता है वो? EI इज लेस देन 0। और ये कौन से गुड्स में पाया जाता है? तो इसको हम कहते हैं इंफीरियर गुड्स। तो हमारा क्वेश्चन जो है, शायद अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा कि हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था किसके बारे में? हाँ जी, तो हमारा क्वेश्चन था किसके बारे में? इस पॉइंट के बारे में। यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? नेसेसरी गुड्स की। तो आंसर इज व्हाट? बी।